वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है और मैं हूं संजय गिरी। बात करेंगे आज उन 7 अपीलों को लेकर जो देश के प्रधानमंत्री ने की है। जी हां, वर्तमान में जैसे ही वो अपील हुई तो पूरे देश में हंगामा हो गया। विपक्ष कहने लगा कि आर्थिक संकट की ओर है। कोई कह रहा है कि क्या ये त्याग मांगा जा रहा है। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर कमेंट्स कर रहा है और लगातार इस पर चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर 1 साल तक सोना क्यों ना खरीदे, बाहर क्यों ना जाए, इलेक्ट्रिक जो कार है या इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसे क्यों अपनाएं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। और वैसे भी हो क्यों ना, अभी वर्तमान में ही चुनाव खत्म हुए हैं और चुनाव के बाद जो राजनीतिक गर्मी है वो अब और बढ़ती नजर आ रही है। आर्थिक संकट की बात है और यहाँ पर एक और बात आ रही है कि क्या देश का प्रधानमंत्री कहीं भी कोई भी हो, क्या कोई अपील देशवासियों से नहीं कर सकता। यहाँ बड़ी चीजें हैं क्योंकि नेचुरल फार्मिंग की बात हुई है, स्वदेशी अपनाने की बात हुई है, तेल थोड़ा कम कर दें उसकी बात हुई है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन विपक्ष के जो तीर हैं वो भी अपनी जगह है क्योंकि विपक्ष है जो बहुत सारी चीज़ों को उठाता है। आज इसी पर एडिटर्स क्या सोचते हैं और वास्तव में इसके पीछे क्या सच्चाई है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार सुन लेते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने आखिर कहा क्या है। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी
विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, हमारे साथ ए.के. मिश्रा जी हैं और हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी हैं और हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ है कि देश में एक बड़ी अपील हुई है और ये हर कोई जानता है कि आर्थिक संकट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जिसको लेकर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होने जा रहा है, इस तरीके की बहुत सारी बातें कल से लगातार चल रही है। हर कोई अपना अपना मत दे रहा है, हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है। यहाँ तक कि कुछ कमेंट्स ऐसे हैं कि क्या इन सब चीज़ों से देश के अंदर आने वाला संकट कम हो जाएगा। पहली बात तो है कि क्या वास्तव में संकट है। एक अपील हुई है और पूरे वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें, पूरा विश्व आज परेशान है। ऐसा तो नहीं है कि खाली भारत के ऊपर ही असर पड़ रहा है, हर जगह है। इसी को लेकर जब बात होती है तो विपक्ष के तीर चलने भी जरूरी है, चलते ही हैं। लेकिन फिर भी इस पर एक एडिटर क्या सोचता है और एक इसका वास्तविक, इसके पीछे की हकीकत क्या है। प्रमोद गोस्वामी जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। क्या लगता है आपको कि इस अपील के पीछे क्या है? क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि ये प्योर राजनीति है। कोई कह रहा है कि ये बहुत सारे लोगों को एक फायदा पहुंचाने की बात हो रही है। कोई कह रहा है कि कल तो आप त्याग भी मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे, सब कुछ ही जनता दें। कोई कह रहा है कि जो बड़े बड़े काफिले चल रहे हैं, क्या उन पर अंकुश लगेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। क्या लगता है आपको कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसके पीछे की वास्तविकता क्या है? क्योंकि स्वदेशी उत्पाद की बात हुई है तो शायद हम ही लोगों के हैं, और अगर देश में ही घूमने की बात हुई है तो भी हमारे लोग मजबूत होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, उस पे से कुछ पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। प्रमोद जी। संजय जी, देखिए, इसमें कोई राजनीतिक मंतव्य तो नहीं दिखाई देता है। जहां तक लोगों को लाभ पहुंचाने की या नहीं पहुंचाने की बात है, वो भी बहुत कोई प्रासंगिक नहीं समझता हूं जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश जो ये एक युद्ध, वैश्विक एक अशांति बनी हुई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक संकट की स्थिति तो है ही। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी आर्थिक नीतियां बनी, उन आर्थिक नीतियों को लेके संसद में और संसद के बाहर भी, चाहे वो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हों अथवा अन्य विपक्षी दलों के नेता हों, वो हमारी आर्थिक नीतियों की बराबर और एक लंबे समय से आलोचना करते चले आ रहे हैं जी। लेकिन सत्ता पक्ष हमेशा इस बात को लेकर खारिज करती रही है कि नहीं, देश की अर्थव्यवस्था तो हमारी कई ट्रिलियन डॉलर होने जा रही है और हम नंबर 1 बनने जा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि नंबर 1 तो छोड़ दीजिए, अर्थव्यवस्था बड़ी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है और बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इस संकट ने और संकट गहरा दिया है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही, एक देश के मुखिया होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते, कोई भी या परिवार में या देश में कोई संकट हो तो मुखिया फिर कोई ना कोई स्टेप्स लेता है और उसको लेना भी चाहिए, उससे संकट को उबारने के लिए। प्रधानमंत्री जी जहां एक तरफ देश की जनता से तो ये अपेक्षा कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि 1 महीने 1 साल जो है वो वैश्विक संकट को देखते हुए आप लोग ईंधन का, पेट्रोल का, डीजल का, खाद का, रसायन का, सोना न खरीदें, मंगलसूत्र न खरीदें, ये सारी चीजों के लिए आह्वान कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, वो करें। लेकिन देखिए कैसी विडंबना है कि मतलब हम शराब पी रहे हैं और आपको सलाह दे रहे हैं कि आप शराब पीना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आप ये जनता को कह रहे हैं कि 1 साल जो है बचत कीजिए, देश को संकट के दौर से बचाइए, इसमें आपकी भागीदारी बहुत जरूरत है। और हम रोड शो कर रहे हैं जिसमें 2-2, 3-300 गाड़ियां चल रही हैं।
पूरी तरीके से वहां पर विदेश की यात्राएं हमसे कह रहे हैं कि आप विदेश की यात्रा मत करिए। उनको कहीं कर्टेल होना चाहिए, चाहे अधिकारियों की हो चाहे नेताओं की हो। आप देख लीजिए, एक एक अधिकारी क्या 4-4 गाड़ियां हैं, उनके बच्चे स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ियां जा रही हैं। क्या उनसे उन्होंने अपील करी कि अधिकारी इस पर दे वरना एक्शन होगा? क्या राजनीतिक लोग जो हैं, जो जिनके पास गाड़ी है, उनकी पूल की गाड़ी कर दी जाए मंत्रियों की? इसका संदेश तब जाएगा कि जब आप एक पहल करके दिखाएंगे। खाली आप हमको संदेश देंगे, हमको सिद्धांत सिखाएंगे, हमको मूल्यों की बात करेंगे और आपका मूल्यों से कोई दूर दराज लेना देना नहीं होगा, तो निश्चित रूप से देश के सामने एक संकट की स्थिति है और संकट की स्थिति और गहराएगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री को जो उन्होंने ये बात प्रदेश देश की जनता से कही है, नहीं तो मैं ये प्रमोद बात जी, मैं उनको एक चीज मैं कह रहा हूं, देश की जनता से अपील की है, तो क्या अधिकारी या नेता वो देश की जनता में नहीं मानते अपने आप को? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। मैं ये आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया, मैं यही कहना जा रहा था कि ऐसा नहीं है कि देश के नेता या प्रधानमंत्री इस देश में नहीं आते हैं, वो ब्रिटेन से अमेरिका से हैं। लेकिन सवाल ये है, प्रश्न ये है कि हम तो उस पर अंकुश लगा लेते हैं। कोरोना काल में भी हमने देखा, हम्म मैं तो उसका गवाह हूं, मैंने तो उसको देखा और आपने भी देखा होगा, हमारे जितने यहाँ विद्युत जन बैठे हुए हैं, इन लोगों ने भी देखा होगा कि अधिकारियों पे क्या फर्क पड़ा। उनकी स्थितियों में कोई कमी नहीं आई, जनता ने तो सैक्रिफाइस किया। आज अधिकारियों को कितने दौरे, अब ये छोड़ दीजिए, आप जो कह रहे हैं, मैं इसका खाली एक ही उदाहरण दे रहा हूं। अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने देश की जनता से ये अपील की, आज रोड शो की क्या जरूरत थी जिसमें 100-200 गाड़ियां चले? क्या पेट्रोल से नहीं, वो हवा से चल रही थी या पानी से चल रही थी? आपके इस संदेश का क्या मतलब जाएगा? क्या निकलेगी? जनता सोचेगी कि आप तो पूरा मतलब अपनी सत्ता की राजनीति के लिए, वोट की राजनीति के लिए जो है वो 300 गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो करें और हमसे कहें कि आप दवा के लेने के लिए भी साइकिल से जाएं। तो ये कैसे हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा, या कैसे हम उसको स्वीकार करेंगे? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। राहुल गांधी ने ये बात बराबर संसद में कही कि देश की अर्थव्यवस्था पे जो नीतियां हैं उन पे कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए, सुझाव भी दिए। क्या उसकी जरूरत नहीं थी? तब उसका ये हो रहा था कि हम तो विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बनने की अग्रसर है, तीसरे पर हम पहुंच गए हैं, दूसरे पे परसों तक पहुंच जाएंगे। प्रमोद गोस्वामी जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। तीसरे नंबर पर हम थे, ये आप भी मानते हैं? क्या ये पहले से तय था कि ईरान का ये युद्ध होगा और परिस्थितियां ऐसी बनेगी? ये क्या पहले से तय था या किसी सरकार को पहले से पता था? बात ये हो रही है कि वर्तमान की परिस्थितियां क्या हैं, बात उस पर हो रही है। नहीं, देखिए संजय जी, उसमें आर्थिक नीति पर बात हो, अच्छी बात है कि भाई विदेश की जो नीति है हमारी, उन पर बात होनी चाहिए, या जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से सही होगी उस पर बात होनी चाहिए। विपक्ष अपने सुझाव भी देगा और मानना ना मानना है सरकार का काम है। लेकिन यहां पर बात हो रही है कि अगर वर्तमान में कोई ऐसी स्थितियां पैदा हो जाए, जैसे कि कोविड की बात की, आपने भी बात की, देश के प्रधानमंत्री ने भी बात की, विपक्ष ने भी बात की, और देश के हर व्यक्ति ने कोविड के अंदर जो जो कर सकता था वो किया। ऐसा नहीं है कि किसी का योगदान ना रहा हो, सबका योगदान रहा। अगर कोई चीज ऐसे अचानक आ जाती है प्रमोद गोस्वामी जी, तो मुझे लगता है कि उस पर अपील करना, यह अलग बात है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि स्वयं से भी कुछ चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा संकट आया है तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले से बता के आया था कि उसके अंदर यह संकट इसलिए आया कि भारत की जो नीति है, विदेश नीति, वो गलत है, इसलिए भारत पर असर पड़ रहा है। प्रमोद गोस्वामी जी, आप ही से ले रहा हूं जी। नहीं, मैंने संजय जी, मैंने संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में ये बात कही। मैंने खाली अर्थ नीति की, सरकार की एकदम आलोचना नहीं की। हाँ, नहीं, आलोचना कीजिए। देखिए, ये एडिटर व्यू है, यहाँ सभी लोग अपनी बात रख रहे हैं जी। मैं एक सेकंड, मैं खाली आपके एक शब्द में ये है कि जब आप हमसे अपील कर रहे हैं कि गोस्वामी जी भाषा का संतुलन बनाए रखें और आप अशिष्टता पर उतारू रहें, मैं क्यों मानूंगा? आप ये कह रहे हैं, ये को अभी वैश्विक संकट नहीं आया। सवाल ये है कि कितना पैसा खर्च हुआ बंगाल में रैलियों पर,
कितना खर्च हुआ, वहां कितने सैकड़ों हजारों लोग ठहरे होटलों पे, कितना व्यय हुआ, 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उन पर कितना व्यय हुआ, उसके ऊपर उस समय ये बात नहीं समझ में आई कि वैश्विक संकट ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद आके खड़ा हो गया। हम्म। और ऐसा नहीं है कि जो आपने जो जनता से अपील की और उसके बाद आपने रोड शो कर दिया, रोड शो रोका जा सकता था, रोड शो को बचाया जा सकता था। मतलब आप रोड शो न बचाएं, हमसे कहें कि आप घर से साइकिल से निकलें, ये बात कहीं ना कहीं विरोधाभासी है। लेकिन ये विपक्ष पर भी तो लागू होती है, ये तो सभी ये दलों सब पर पर लागू लागू होती होता है। है। नहीं नहीं, ये विपक्ष पर भी लागू होता है, लेकिन हाँ। ये घर के मुखिया की पहली जिम्मेदारी है कि पहले वो आचरण हाँ। करे, तब हमसे ये बात कहे। हमारा आचरण रोड शो का हो तो हमसे कहा जाए आप स्कूटर से न चले, आप पैदल चलें। ये कैसे स्वीकार होगा? चलिए, ये कैसे स्वीकार होगा, सवाल तो है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। राकेश शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राकेश शुक्ला जी, अगर आप देखें यहां पर कुछ चीजों की बात हुई है, यह लगे कि बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, आपके सामने भी है। और हम यहां पर यही है कि यहां से कुछ मंथन ऐसा निकले कि वास्तव में कि आज जो वैश्विक संकट है पूरे विश्व पर है, उसमें अगर उस संकट की स्थितियां भारत पर भी है तो वहां पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि वो करना होगा तो वो किसे करना होगा, क्योंकि वो तो सभी के ऊपर लागू होगा। यहां पर बात हुई है सोना ना खरीदने की, बात हुई है 1 साल तक। तो यहां पर लोग कह रहे हैं कि अगर 1 साल तक हम सोना नहीं खरीदेंगे तो क्या भारत की आर्थिकी बढ़ जाएगी। उसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि 800 टन का बाजार है भारत का, और अगर ये स्थितियां रही तो 500 टन का बाजार हो जाएगा। तो चिंताएं हर किसी की हैं, क्योंकि जो सोने का व्यापारी है वो भी तो आप ही का व्यापारी है। वो कह रहे हैं कि भाई आप मेरे लिए क्यों कह रहे हैं, ये तो सीजन है शादियों का, अब आगे और शादियों का बड़ा सीजन आएगा। उसकी अपनी चिंता है कि अगर मेरी ज्वेलरी नहीं बिकेगी तो मैंने तो पैसा लगा रखा है। राकेश शुक्ला जी, ऐसी बात हुई है डीजल और पेट्रोल। हाँ, इस पर जरूर बात हो सकती है कि डीजल, पेट्रोल, गैस या जितनी भी चीजें हैं उस पर किस तरीके से उसका कोई दूसरा तोड़ निकाला जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसके लिए क्या और प्रमोशन भारत सरकार दे, ये शायद हो सकता है। लेकिन यहाँ और बहुत सारी चीजें हैं। तेल कम करने की बात हुई है, बहुत सारे लोग उस पर भी लगातार सवाल खड़े किए हुए हैं। और यहाँ एक बात और है, विपक्ष कह रहा है कि कल त्याग की बात भी होगी। यहां पर मैं कहूंगा कि क्या देश का नागरिक देश के लिए त्याग नहीं करता है? त्याग मांगा नहीं जाता, करना पड़ता है। वो तो हर कोई करता है समय समय अनुसार, और देश के लिए देश का प्रत्येक नागरिक त्याग करने को भी तैयार है, बशर्ते उस त्याग को हर कोई अपने ऊपर भी लागू करे। राकेश भाई जी। संजय भाई, प्रधानमंत्री जी ने कोई वर्गीकरण करके अपील नहीं की है जी। कि ब्यूरोक्रेट अलग हैं, पॉलिटिशियन अलग हैं, व्यापारी अलग हैं और आम नागरिक अलग हैं। उन्होंने समग्रता के साथ अपील की है। उस समग्रता की अपील में देश का जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उससे लेके एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति और एक पान ठेला चलाने वाला या छोटी सी दुकान पे चाय बेचने जी हाँ, वाला, सभी के लिए अपील है वो जी। तो उन्होंने यदि वर्गीकरण करके कहा होता कि आप लोग करिए और ब्यूरोक्रेट और हमारा पॉलिटिशियन नहीं करेगा, तो हम ये सवाल खड़ा कर सकते थे। जी। पहली बात। दूसरी बात, जो उनकी अपील है उस अपील का इम्पैक्ट हमें देखना चाहिए। इम्पैक्ट इसलिए जरूरी है कि ये सही है क्या फरवरी में भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास गैस की कमी है या पेट्रोल की कमी है, जी। जबकि उस समय पर हमारा युद्ध चरम पे था। फिर मार्च को भी देखा गया, अप्रैल तक भी देखा गया कि शायद अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के बीच में सीज फायर हो जाए या युद्ध खत्म हो जाए। हर किसी की नजर है, ऐसा नहीं है भारत की नजर है राकेश भाई, पूरे विश्व की नजर है भाई, किसी तरीके से कुछ तो खत्म हो। भारत वो देश है जो सबसे ज्यादा आयात पर निर्भर है। भारत दुनिया में तीसरा पेट्रोलियम पदार्थ खर्च करने वाला, आयात करने वाला देश है। भारत दुनिया में सोने का आयात करने वाला दूसरा देश है। हमारे यहाँ 13 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल और डीजल की आयात किया जाता है। हमारे यहाँ 30 करोड़ लीटर रोज पेट्रोल खर्चा होता है, डीजल खर्चा होता है, और 13 करोड़ लीटर पेट्रोल खर्चा होता है। इस आंकड़े को यदि आप देखेंगे तो ये सारा आंकड़ा, हमारे पास भंडारण कितना है? भंडारण हमारे पास 74 दिन का है, जिसमें यदि हम सामरिक रूप से देखें तो हम 60 दिन का ही कर सकते हैं।
यानी 60 दिन का पेट्रोलियम पदार्थ हम खर्च कर देंगे। तो क्या आज हम पूरे ऐशो आराम के साथ गाड़ी चलाएं और 1 महीने के बाद पैदल चलें? क्या हम ये स्थितियां स्वीकार करेंगे भारत में? नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से जो अपील की गई है वो अपील इसीलिए की गई है कि यदि आप कटौती करके चलेंगे, संयम बरत के चलेंगे, तो मुझे लगता है भारत में जो आर्थिक संकट दुनिया झेल रही है उस संकट से भारत बच जाएगा। और उसका कारण ही था कि जब दुनिया भर में कोरोना आया हुआ था तो उस कोरोना में दुनिया के तमाम देश इतने बड़े संकट में थे और भारत उस सारे संकट से अपने आप को सुविधाजनक तरीके से बाहर निकाल के ले गया। ये वही देश है जहां कोरोना में संजय भाई आपने भी किराना बंटवाया, खाना बंटवाया, जिसके जो सामर्थ्य था उसने वो सहयोग किया। यही भारतीयता की निशानी है। और मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने कहा है हर भारत के नागरिक की जिम्मेदारी है, उसके लिए किसी का हाथ पकड़ के नहीं किया जाएगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो। पॉलिटिशियन को भी ये सोचना है कि हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके और बहुत सारे वाहन लेके अब अपना जो झांकी से जाना है वो नहीं चलाना चाहिए। और आम नागरिक को भी ये सोचना चाहिए कि यदि कम दूरी का सफर यदि हम कम दूरी का सफर यदि हम गाड़ी की जगह पे और पब्लिक सेक्टर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हम कर लें तो मुझे लगता है वो भी एक पर राकेश में पब्लिक सेक्टर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी अनुकूल बनाने की आवश्यकता है अब, क्योंकि ये भी एक बड़ी चीज है। आज जो अपील हो रही है, अगर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा बेहतर होता तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बचत तो आज ही हो जाती। संजय भाई, मैं इस दिल्ली में था तो जब मेट्रो दिल्ली में शुरू हुई तो हम लोग दिल्ली में मेट्रो चलने से बचते थे क्योंकि लगता था कि ज्यादा पैसा लग रहा है। अब बस में चलते थे। उस समय बस एक भर के आए तो 2-3 बस छोड़ते थे, हम लोग ऑफिस जब आते थे, और उसके बाद तीसरी बस में थोड़ा जगह मिलती थी तो हम आते थे। आज हालत ये है कि मेट्रो ट्रेन की सवारी इतना ज्यादा हो चुकी है कि उसने फ्लैक्सी फेयर कर दिया है। यानी 11 बजे तक किराया ये, 11 से 3 बजे तक ये, 4 बजे के बाद ये। तो यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली नहीं हर जगह मेट्रो शुरू हो चुकी है, इंदौर में शुरू हुई, मुंबई शुरू हुई, लखनऊ शुरू हुई, तो हर मेट्रो शहर में अब धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत हो रहा है। फिर स्थानीय यानी कि राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वो बेहतर करे, तो आप देखेंगे कि तमाम राज्यों में जो राज्य सरकार का परिवहन था वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला गया है, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हुआ कि सरकार अपना ही परिवहन नहीं चला पाई। तो पब्लिक सेक्टर के लिए जिम्मेदारी जो है पब्लिक की है, लेकिन पब्लिक को सुविधा देगी सरकार तो उसका आपको पैसा आउटपुट मिलेगा। लेकिन सरकार नहीं दे पा रही। इसी दिल्ली में बिना शीशे की बसें चल रही थी, बिना सीट की बसें चल रही थी, और हम लोग सफर किए हैं ब्लू लाइन की बसों के। आज उसी को सरकार सेक्टर ने अपने हाथ में ले लिया, अच्छी बसें चल रही हैं, एसी भी चल रही, नॉन एसी भी चल रही। तो प्राइवेट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर को यानी वाहन सुविधा को कैसे मजबूत करना है, ये राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है। तो राज्य सरकारों का जो परिवहन डिपार्टमेंट है, यदि आप सारे का ऑडिट कराएंगे तो आप पाएंगे परिवहन डिपार्टमेंट सिर्फ आईटीओ को देख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं देख रहा। आईटीओ चेक पोस्ट और आईटीओ दफ्तर, ये सारा परिवहन डिपार्टमेंट इन 2 जगहों पर फोकस कर दिया है। तीसरा उनके पास कोई फोकस नहीं बचा। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरीके के हालात हैं, हमारे यहाँ 75 साल में सिर्फ 3 जगह है जहां आप पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण कर सकते हैं। तो ऐसे में ये सारी चीजें, अब आप एक आंकड़ा मैं और रखूंगा, आजादी के बाद से अभी तक 26 करोड़ वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं जी। हर साल यदि देखा जाए तो 2.5 करोड़ वाहन रजिस्टर्ड होते हैं, छोटे बड़े सब वाहन, 2 व्हीलर से लेके। लेकिन जो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए पिछले 5 साल से प्रयास किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पिछले 5 साल में सिर्फ 25 लाख खरीदे गए। और क्यों नहीं खरीदे गए? उसमें सरकारी दोष है। दोष ये है कि एक तो पहली बात आपने चार्जिंग पॉइंट सब जगह नहीं दिया। अब हम यहाँ से मान लीजिए लखनऊ जा रहे, बीच में हमें चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा तो हम कहाँ करवाएंगे चार्ज? दूसरी बात, जो आपका कॉमर्शियल रेट उसका है चार्जिंग का और घरेलू रेट है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। 6 से 7 रुपए घरेलू रेट है, 18 से 20 रुपए कॉमर्शियल रेट है। तो आप दोनों का तुलना करिए कि 2 घंटे खड़े होकर आप गाड़ी चार्ज कराइए और 1500 रुपए 1200 रुपए दीजिए, उससे अच्छा 2000 का पेट्रोल भराना आपके लिए आसान लगेगा। तो कुछ नीतियां, कुछ सिस्टम, कुछ व्यवस्थाएं जो सरकार को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए वो नहीं कर पाई सरकार, इसमें दोष है। लेकिन जो मौजूदा हालात है, उस मौजूदा हालात में इन्हीं व्यवस्थाओं में यदि हम काम करें
तो मुझे लगता है भारत के नागरिक होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लेंगे। हमें हर चीज सरकार पे के भरोसे छोड़ना उचित नहीं नहीं होगा। बिल्कुल। और राकेश भाई आप ये देखो कि बात ये हो रही है कि दो तीन चीजें ऐसी हैं कि मुझे लगता है कि उस पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि भाई आप 1 साल तक विदेशी यात्रा मत कीजिए, तो ये जो विदेशी यात्रा का चैप्टर है जो क्लोज है, ये आखिर किन लोगों के लिए है? कितने लोग विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं? वो कौन से लोग हैं? क्या वो इस बात को मानेंगे? क्या देश के अंदर ही वो जाकर घूमेंगे? क्योंकि यहाँ पर घूमने की बात हुई है कि भाई अच्छी बात है, हमारे जो होटल व्यवसायिक हैं, जितना भी व्यवसाय चल रहा है, अगर यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा जाएगा तो बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी और शायद इस बड़े संकट से निकल जाएंगे। लेकिन ये जो मानक है वो किनके लिए रहेगा? सोना ना खरीदने की बात हुई है राकेश भाई। दो चीजें समझिएगा संजय भैया। पहला ये कि हमारे यहाँ भारत में जो रिलीजियस टूरिज्म है 16 करोड़ रिलीजियस टूरिस्ट तो जा ही रहा है, वो तो जाता ही है, वो तो विदेश नहीं जाता वो। नहीं, सुनिए मेरी बात। हमारे यहाँ जो रिलीजियस टूरिज्म है वो कहीं 6 लाख करोड़ था, वो बढ़ के आज 16 लाख करोड़ का हो चुका है। यानी हम टूरिस्ट के रूप में भी जाते हैं तो रिलीजियस प्लेस को ज्यादा पसंद करते हैं भारत के नागरिक। अब एक वर्ग ऐसा है जिसको विदेश, स्विट्जरलैंड ही जाना है, थाईलैंड ही जाना है, इन तमाम जगहों का वो चयन करके चलता है। उनका ये कहना है यदि उनकी वास्तव में अपील उसी तरह से प्रभावी हुई जैसे एक समय पर उन्होंने कहा था कि बाहर शादी के लिए न जाइए, और मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी जामनगर में किया था, और जामनगर का में जब वहां पूरी शादी हुई तीनों तरह की, तो उसमें जामनगर का जो स्थानीय नागरिक था, यानी चाय वाले से लेके और बड़े उद्योगपति तक को एक बड़ा बेनिफिट हासिल हुआ था। ये वही प्रधानमंत्री है जिनके अपील पर अमिताभ बच्चन, अंबानी, अडानी से लेके एक छोटा व्यक्ति तक स्वच्छता अभियान में सहभागिता हुआ। भारत में स्वच्छता को लेके एक बड़ा मूवमेंट या बड़ा अभियान तैयार हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आप विदेश जाने की बात कर रहे हैं, ये स्वविवेक से सोचना चाहिए। इसके लिए कोई वीजा पासपोर्ट कैंसिल करने की नीति भारत सरकार नहीं ला सकती, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता को छीनने का अधिकार भारत सरकार को नहीं है। लेकिन हमारा विवेक क्या कहता है, यानी जो घूमने जाने वाला वर्ग है वो बहुत बड़ा वर्ग नहीं है, छोटा वर्ग है, लेकिन क्या वो वर्ग इस अपील के तहत मान्य करेगा? वो पढ़ा लिखा, समझदार और धनपति है, क्या वो मानेगा? सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री की अपील में सबको स्व निर्णय करने की छूट है। ये एक बात स्व निर्णय करने की, लेकिन वो स्व निर्णय कब करेगा? A.K. मिश्रा जी, लगभग 2 लोगों को आपने सुना। मिश्रा जी, यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर सवाल भी हैं और जिसे लेकर यह भी है कि वास्तव में इसमें ऐसा कुछ नहीं जो हम कर नहीं सकते। A.K. मिश्रा जी, अगर देखें तो आपको यह भी लगेगा कि ऐसा नहीं है कि इस तरीके की अपील पहली बार हुई है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी अपील की थी। A.K. मिश्रा जी, मैं आप ही से ले रहा हूं। मिश्रा जी, मैं स्वागत करता हूं। हाँ, और भारत राष्ट्र की विशेषता है कि यहाँ की जो जनता है अभी नहीं, लाखों साल पहले से भी संकट के समय में अपने शासक, प्रशासक, राजा या सरकार के साथ खड़ी रही है। मैं यही कहता कि एक बार आपको A.K. मिश्रा जी ध्यान हो, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा था, अपील की थी उन्होंने भी, बड़ा असर हुआ था उसका। हाँ बिल्कुल, ये लिगेसी है। इंदिरा गांधी ने भी युद्ध के समय किया था, उसके पहले भी जो यहाँ के बहुत सारे शासक, प्रशासक, राजा रहे हैं, ये समय समय पे अगर कोई संकट आता है तो साथ कौन देगा? नहीं, बिल्कुल हम राष्ट्र वाले ही साथ देंगे। लेकिन दूसरी एक चीज और है, यहाँ की एक लिगेसी और है कि सबसे पहले जो राजा होता है वो संकट के समय में, चाहे अपने धन संपदा की बात हो, चाहे प्राण त्यागने की बात हो, राजा सबसे आगे रहता है। रघुकुल की ये रीत रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंग्लिश में भी कहावत है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, जो भी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं प्रधानमंत्री की एक एक बात से सहमत हूं। मैं सारी चीजें छोड़ दूंगा, बैलगाड़ी, इक्का तांगा पे भी चलने के लिए तैयार हूं। बात अगर राष्ट्र की है, 3-4 चीजें मैं बोलता हूं। इसके इकोनॉमिक और ग्लोबल पर्सपेक्टिव को हम बाद में देखेंगे, ये करना भी जरूरी था जो प्रधानमंत्री ने किया। बांग्लादेश को 80,000 लीटर डीजल फ्री में दे दिया गया, 50,000 टन चीनी अनाज पहुंचाया गया,
अरे 80,000 लीटर, और बांग्लादेश क्या बोल रहा है कि हम भारत को अटैक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप सबने देखा, पिद्दी सा देश। यही 80,000 लीटर डीजल अगर किसानों को फ्री में दे दिया गया होता तो शायद ये चीज करने की नौबत नहीं आती कि आप जैविक खेती करिए। जैविक खेती का उदाहरण श्रीलंका ने किया था। 150 करोड़ की जनसंख्या, आप खाद और ये इन चीजों का आप यूज नहीं करेंगे जो हरित क्रांति हुई, तो पेट नहीं भर पाएंगे साहब। ग्राउंड लेवल की जो हकीकत है, श्रीलंका बर्बाद हो गया। श्रीलंका ने बोला कि अब हम जैविक खेती करेंगे, रासायनिक खेती नहीं करेंगे। जैविक खेती को उस लेवल तक पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। रेल से चलने की बात, ऑफकोर्स रेल एक प्रमुख वो था साहब। छठ के दिन भारत सरकार दिल्ली से व्यवस्था नहीं कर पाती है कि हर आदमी को रेल में सीट और टिकट मिल जाए। मैं बोलता हूं रोड का ट्रांसपोर्ट, डीजल का ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट कार बंद कर दीजिए। जब इतनी बड़ी निर्भरता रेल पे है देश की, सरकार जानती है, तो 4-4 ट्रैक बनाना चाहिए था। 6-6 हाईवे आप बना रहे हैं, उसका भी स्वागत है। लेकिन क्या रेलवे इतना सक्षम है आज की डेट में ज्यादातर जनसंख्या रेल से चलना शुरू कर दे, सबको टिकट मिले, किराया आप इतना सस्ता कर दीजिए कि रेलवे प्रथम प्रेफरेंस बन जाए। डीजल आपको कम करना है तो आप उसको महंगा कर दीजिए कि अननेसेसरी लोग डीजल खर्च ना करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन सब अपीलों का चूंकि प्रधानमंत्री हैं, बहुत गहरा असर पड़ता है। आप सोना मत खरीदिए, अच्छा जो लग्जरी कारें हैं उसको भी तो डिक्लेयर करें कि भाई BMW, मर्सिडीज बेंज ना खरीदे। उसके लिए सरकार का दूसरा मैकेनिज्म है। 30%, 40% या जितने की गाड़ी है उतने की इंपोर्ट ड्यूटी वहां पे लगा दी जाती है, तो आदमी नहीं खरीदता है जो बहुत सुपर रिच है वो। अच्छा, कारपोरेट का क्या योगदान होगा इसमें? कारपोरेट को कोई अपील जो है प्रधानमंत्री जी ने नहीं की कि भाई आप अपने खर्चे कम करिए। संसद के, गवर्नमेंट के पक्ष विपक्ष के नेताओं से उन्होंने भी कहा वर्क फॉर कि भाई होम, कॉर्पोरेट के नहीं लिए नहीं कि शायद भाई एक साल तक कोई रैली नहीं करेगा, ना हम करेंगे ना विपक्ष करेगा। चुनाव वगैरह हम एकदम सादगी से, जो है अभी यूपी का चुनाव है, हम एकदम सादगी से करेंगे जी। हाँ, ये सारी चीज, मेरे कहने का मतलब, मैं बड़े विनम्रता के साथ और स्वागत के साथ कि प्रधानमंत्री की एक अपील है, हम 10 कदम चलेंगे। लेकिन एक राजा की, एक शासक की दक्षता ऐसे ही संकट के समय में देखी जाती है। मैनेजमेंट वगैरह, गवर्नमेंट का गुड गवर्नेंस इसी वक्त देखी जाती है कि जब ऐसे संकट आए तो जनता को मिनिमम से मिनिमम कष्ट हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए भारत की मजबूरी या भारत सरकार की मजबूरी क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूं कि हम सब लोगों को प्रधानमंत्री के वचनों का पालन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। उसके पीछे रीजन है, अभी 4-5 साल 10 साल पहले तक एक मत था कि जो US डॉलर है वो ग्लोबल करेंसी है। तब तक तो ठीक है कि भाई डॉलर आप रखिए। अब भारत के साथ साथ पूरे विदेश में अभी भारत डॉलर को रखे कि येन को रखे, युआन को रखे कि यूरो को रखे कि पौंड को रखे, ये भी एक गफलत है। क्योंकि डॉलर डीस्टेबलाइज हो रहा है, ग्लोबल विश्वास खत्म हो रहा है, तो विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए जितने उपाय हो, भाई सोना चांदी तो भारत में होता नहीं, डीजल पेट्रोल होता नहीं, आपको ज्यादा खर्च करेंगे तो जो भी विदेशी मुद्रा है वो खर्च होगी। और आपको आगे भी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम श्रीलंका बन जाए, हम पाकिस्तान बन जाए, कि जरूरत की चीजें जैसे डीजल और पेट्रोल मंगाने के लिए भी हमारे पास विदेशी मुद्रा है ही नहीं, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो इसलिए संयम बरतना, प्रधानमंत्री जी का साथ देना अपरिहार्य है, जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि जब आपको, हमें पहले से पता है कि डीजल पेट्रोल हम बाहर से मंगाते हैं, अपनी आत्मनिर्भरता आप बढ़ाएं, ट्रेन पे बढ़ाएं, इलेक्ट्रिक उत्पादन पे बढ़ाएं, अपने यहां डीजल और पेट्रोल आप खोजिए, उसमें देर नहीं होनी चाहिए, तुरंत बढ़ाइए। दूसरे वैकल्पिक जो व्यवस्था है, सोलर एनर्जी, रसिया से आप पेट्रोल खरीदिए। ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं कि अब चूंकि संकट की घड़ी आ गई है, तो बेशक एक एक आदमी से मेरी अपील है कि प्रधानमंत्री जी का साथ दीजिए। ये अच्छा, बहस का समय नहीं है। AK मिश्रा जी, मैं 2-3 चीजें इसमें ऐसी हैं, मैं आपसे वो ले रहा हूं। अपील हुई है एक तो ये बात, क्या देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई संकट आता है या आने की संभावनाएं दिखती हैं, तो क्या एक अपील नहीं करनी चाहिए? एक बात, मैं 2-3 चीजें ले रहा हूं, आप ही से ले रहा हूं। एक बात कि क्या अपील नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई अपील की है और वो ऐसी अपील है कि इन अपील में
मुझे नहीं लगता कि कोई किसी का व्यक्तिगत नुकसान इसमें होता दिख रहा है। जहां तक उस पर भी आप ही बता दीजिएगा कि क्या ये ऐसी चीज है कि जो असंभव है, नहीं की जा सकती। तीसरी बात, क्या देश के कॉरपोरेट, जितने भी कॉरपोरेट ऑफिस देश के अंदर हैं, उनके अंदर काम करने वाले व्यक्ति हैं, मैं फिर वही कहूंगा, या भारत के प्रधानमंत्री है, वो हैं तो भारत के देशवासी। तो यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर कोई चीज है ऐसी कि जिससे हमारी स्थिति अच्छे से मजबूत हो सकती है, क्योंकि आप ही ने कहा कि अगर 70 दिन के बाद कुछ मिलेगा ही नहीं, तब क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, असंभव कुछ नहीं है। मैं तो ये बोलता हूं, ये अपील पूरा करना, प्रधानमंत्री जी का साथ देना तो बहुत छोटी चीज है। भारत की जनता, भारत के शासक अपने प्राणों की आहुति भी देते हैं और देते आ रहे हैं। वो मैं तमाम उदाहरण है। अब सवाल क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें दो कंडीशन है। जो आपका पहला सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि नहीं। पहली स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री और उनके ऑफिस को बहुत सारी चीजें पहले से पता चल जाती है, इन कंपैरिजन ऑफ हमारे आपके असेसमेंट चलता रहता है ग्लोबल। तो पहला तो ये होना चाहिए कि सिचुएशन को कंट्रोल करे बिना अपील किए हुए। अपील के दोनों पक्ष होते हैं। अब हो सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को, सरकार को ऐसा लगा हो कि भाई अब अपील करना चाहिए हमें, तो उन्होंने अपील की। अब दूसरी चीज है कि देखिए, अपील के 2-3 पक्ष होते हैं। जैसे कारपोरेट से भी अपील करनी चाहिए कि भाई साल भर तक आप, ठीक है डीजल महंगा होगा या कम होगा, लेकिन आप अपनी वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ाएंगे। ये अपील कारपोरेट को भी कर देनी चाहिए प्रधानमंत्री को कि कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, मैन्युफैक्चरर सहयोग करें। गवर्नमेंट को भी अपील करनी चाहिए कि बिजली, इसके एवज में अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके एवज में बिजली वगैरह जो बेसिक रिसोर्सेज हैं वो चीजें हम सस्ती करेंगे, रेल के टिकट हम सस्ती करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हर अपील के अपने एक रिवर्स प्रोसेस होता है। क्या हो जाएगा वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। इस अपील का एक चीज ये भी हो सकता है, इकोनॉमी स्लो डाउन होना शुरू हो जाए और जितने मजदूर वगैरह हैं बॉम्बे, सूरत से वापस जाना शुरू कर दे, तो फैक्ट्रियों में मजदूर भी नहीं मिलेंगे। तो बहुत संयमित तरीके से इस चीज को, अपील को करना चाहिए था। भाई हम ट्रेन के टिकट कम कर रहे हैं आधे, आप लोग ट्रेन से चलिए। अगर ये अपील होती तो उसका मजा और उसकी ताकत कुछ और होती। भाई हमारे पास डीजल का संकट है, हम 20 रुपए बढ़ा रहे हैं, ये बात समझ में आती। भाई चीजें महंगी ना हो क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस है, तो जीएसटी जो जिन चीजों पे 18% लगता है उसको 5% कर रहे हैं, जिसपे 5% लगता है उस पे हम नाम मात्र 1% कर रहे हैं। अरे कहीं तो जनता को आप, ये होता है परफेक्ट बैलेंस का एग्जाम्पल होता है जब मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट की बात आती है। भाई गवर्नमेंट भी तो कुछ कंप्रोमाइज करे। मैं बोलता हूं ठीक है, वो बोले कि हम कारपोरेट को कुछ टैक्स में छूट दे रहे हैं, आप लोग दाम मत बढ़ाइए, प्लस जीएसटी में हम आपको इतनी छूट दे रहे हैं, हम डीजल और पेट्रोल के दाम 20 रुपए बढ़ा दे रहे हैं। अभी बीएमडब्ल्यू वगैरह इन सबको छूट दी गई है कि इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करिए, हम आपके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, इसको रिवर्स करिए। अरे आप बोल रहे हैं ट्रेन चलना है, तो क्यों बीएमडब्ल्यू को आप, ग्लोबल प्रेशर है क्या? जब दुनिया आपके साथ नहीं है तो लात मारिए बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज को, उनको आप रिबेट दे रहे हैं। ईवी व्हीकल, एके मिश्रा जी, ये सारी चीजें आज आ गया। एके मिश्रा जी, मैं कह रहा हूं आज ये सारी चीजें एकदम से आज ही आ गई। एके मिश्रा जी, आज बीएमडब्ल्यू आज ही आई है क्या, या मर्सिडीज आज ही आई है क्या? ये संकट आज से पहले तो था नहीं। तो आप तो कह रहे हैं कि पहले से। मैं आपसे एक चीज ले रहा हूं, आप ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए। पहले बीएमडब्ल्यू वगैरह बाहर से बन के आती थी तो बहुत हैवी, लगभग जो प्राइस है उतना ही इंपोर्ट ड्यूटी लगता था। अभी 2-4-6 महीने पहले मैंने खबर पड़ी थी कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे और जो उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो इतनी महंगी होती थी वो बहुत सस्ती हो जाएंगी। ये सब लग्जरी का लेकिन मिश्रा जी, वो रोजगार, वो कंपनी आपके यहाँ पे सेटअप, आपके यहाँ एप्पल आया, बहुत सारी चीज साथ में लेके आया। आपके यहाँ जो भी चीज आएगा, अगर बाहर से कोई कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा ना। आप तो ये कह रहे हैं कि उन्हें सभी को आप तोड़ दिया जाए। यहाँ पर फिर नहीं, क्राइसिस के टाइम पे लग्जरी नहीं देखी जाती है। पर मिश्रा जी, क्राइसिस आज आया है, क्राइसिस आज आया है,
क्राइसिस उस वक्त कोई था। चले मैं धर्मेंद्र जी उस वक्त क्राइसिस नहीं थी, अब क्राइसिस आई है। हाँ, टाटा अब आई को है ना प्रमोट क्राइसिस। करिए, महिंद्रा तो को आज प्रमोट की करिए बात कि करते 4 हैं। लाख में ईवी व्हीकल निकालिए। हाँ, देखिए, अगर हम ये कहें कि अब से 2 साल पहले क्या हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आज की स्थिति को 2 साल पहले से देखा जाए। हाँ, ये अलग बात है कि आप ये कह सकते हैं लग्जरी का कि बाइकआउट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं। हाँ, तो बीएमडब्ल्यू वगैरह कारों को अभी होल्ड करें एंट्री के लिए, टाटा वगैरह को प्रमोट करें, देसी प्रधानमंत्री ने खुद बोला स्वदेशी अपनाइए। हाँ, तो मैं तो बोलता अब हूँ वो कि ये ईवी वगैरह पे टैक्स तो चलिए, नहीं है, लेकिन और प्रमोट करिए कि ताकि डीजल पेट्रोल पे घटे जो है, और फ्यूचर में दोबारा ऐसी क्राइसिस आए तो हमें कोई फर्क ना पड़े। मैं प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ। धर्मेंद्र जी, मैं आज ही धर्मेंद्र सारी जी, चीजें छोड़ रहा हूँ। यहाँ पेट्रोलियम को लेकर सबसे ज्यादा संकट की बात थी, एलपीजी को लेकर सबसे ज्यादा संकट की बात थी, और ये बात अब से नहीं है, ये बात जब से युद्ध चला तब से ही चलती आ रही है। ये अलग बात है कि धीरे धीरे कर ये स्थिति और टाइट होती गई धर्मेंद्र जी, टाइट होती गई, क्योंकि वहां पर जो माहौल है वो मिडिल ईस्ट का, वो लगातार गरमा ही रहा है। वहां पर जो विवाद है वो अभी तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन उसके बाद भी भारत की बहुत सारी चीजें वहां से निकल कर आई। ये सभी ने देखा, ये सभी ने देखा कि एलपीजी के अपने जो शिप थे वो भी आए, पेट्रोल के जो शिप थे वो भी आए। ऐसा नहीं था कि वो नहीं आए, ये शायद विदेश नीति का असर था कि वहां से सारी चीजें आई। लेकिन उसके बाद भी अगर परिस्थितियां लगातार बनती जा रही है कि भाई वहां पर माहौल ऐसा ही रहना है, तो चिंता का विषय है। लेकिन चिंता का इस जो बड़ी चिंता है उस विषय में बहुत सारी चीजें ये भी है कि इसका दूसरा ऑप्शन क्या है। जैसे कि बात हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया से एक हमारी स्थितियां खुली है। मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, धर्मेंद्र जी से ले लूं। उसके अलावा एक मामला हुआ, जैसे कि अभी मिश्रा जी ने भी बोला कि रसिया के साथ बात करें, प्रमोद गोस्वामी जी ने बोला, राकेश जी ने बोला कि रसिया के साथ जो डील चल रही है वो थोड़ी और बढ़े। तो ऐसा नहीं है कि ये संकट कोई लगातार चलने वाला है, क्योंकि अगर लगातार चलने की बात होगी और तेल और डीजल आएगा ही नहीं तो फिर करेंगे क्या? फिर तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उस बीच के पीरियड के लिए जो एक समय लगना है इन सब चीजों को भारत तक आने में, उसके बीच में अगर एक अपील हो जाती है तो उसके बाद हंगामा बड़ा होता है। धर्मेंद्र जी, सारी चीजें आपके सामने, कैसे आप देखते हैं, क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है? जी देखिए, एक प्रधानमंत्री है, वो प्रधान सेवक हैं, उनको पता है कि समस्या कहाँ है। तो कम से कम देश की जनता को ये बताना, अलर्ट करना उनकी जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात है कि ये अपील है, ये आदेश नहीं है। एक तरह से सिस्टम को आपको जागरूक किया जा रहा है कि ये समस्या है। और जैसे कई सज्जन मेरे मित्र लोग जो है बोल रहे थे कि इस चीज पे उस चीज, जो जरूरी का चीज है उस पे लागू करने की बात है। ये 7 अपील जो डायरेक्ट अफेक्टेड है, और आपको पता ही होगा ये 15 लाख आदेश तो है ही नहीं, ये तो केवल एक अपील है कि भाई आप लोग अपील, देख जी। लीजिए, अगर सहयोग देंगे तो शायद समस्या थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ, वह एक अपील ही है, इसलिए पैनिक की स्थिति नहीं है कि ये आदेश है। जिस ढंग से बोल रहे हैं उस ढंग की स्थिति नहीं है। एक अपील किया जा रहा है और देश को तैयार किया जा रहा है कि आने वाली स्थिति में जो आएगी समस्या, उसको हम कैसे जो है टैकल कर सकते हैं। तो आपको मालूम ही है कि जो नेचुरल गैस की जो सप्लाई होती थी 65% पे असर पड़ा है, और उसके बाद करीब 40% कच्चा तेल पे असर पड़ा है, 90% जो कुकिंग गैस पे असर पड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से जो है सी आ रही है, जा रहे हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम गया है। दूसरा, आपका जो 15 लाख करोड़ का जो है कम से कम केवल तेल हम लोग मंगाते हैं, तो आप पे स्टॉक करने की कैपेसिटी जो 60 दिन ही है। तीन जगह है, जैसे शुक्ला जी बोल रहे थे। तो उस स्थिति में देखते हुए प्रधानमंत्री एक तरह से तैयार कर रहे हैं लोगों को। और जैसे कोरोना काल में जिस ढंग से फैसला लिया गया, जिस दिन से एक आदेश था, क्योंकि उसमें कुछ ऑप्शन नहीं था, उसमें वो जो है जनता के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल था। जहां जरूरी सेवाएं थी वहां पे राहत दी गई, जहां पे जरूरी सेवा नहीं थी तो सबके लिए हुआ। तो एक तरह से एक अपील की गई है कि आप इसमें जो है बचाएंगे तो हम लोग जो आगे सरवाइव करेंगे और देश के हित में होगा। क्योंकि पेट्रोल में जो भी, डीजल में भी एक्साइज ड्यूटी घटाया गया, ऐसा नहीं कि नहीं घटाया गया। और अभी आप देखेंगे कि 2-3 साल से पेट्रोल की कीमत, जो जनरल पेट्रोल की कीमत करीब करीब फिक्स ही है, बहुत उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि इलेक्शन के बाद अभी शुरू हो। तो एक तरह से एहतियात के तौर पे ये फैसला लिया गया है और देश के लोगों को तैयार किया जा रहा है कि चूंकि अभी ट्रंप का जो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये युद्ध कितना लंबा चलेगा और इसमें सीधा अफेक्टेड
जो इफेक्ट हो रहे हैं हम लोग, हम सबसे ज्यादा जो है भारत इफेक्ट हो रहा है। लेकिन इसका केवल भारत ही नहीं है, पूरी दुनिया में इसका असर हो रहा है। कहीं से 30 से 40% तेल की कीमत बढ़ गए हैं। उस हिसाब से हम लोग का जनरल जो तेल की कीमत है उस ढंग से नहीं बढ़ा है। हाँ, सिलेंडर का कीमत बढ़ा है। तो प्रधानमंत्री को पता है कि कैसे हमको देश को तैयार करना, कैसे इस स्थिति को हम इसको लड़ें। क्योंकि समय समय पे जब ऐसी परिस्थितियां और स्थितियां आई है तो सारी सरकारें, चाहे वो आपने लाल बहादुर शास्त्री की बात की, चाहे इंदिरा गांधी की बात की, ये सारे ने निर्णय लिया। क्योंकि ये एक आदमी का नहीं है कि एक आदमी फैसला ले। तो आप इस पे ध्यान रखेंगे, जैसे प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप ज्यादा तरजीह देते हैं धर्मेंद्र जी, उससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की भी आवश्यकता है, जैसे कि बात मिश्रा जी ने भी कहा। और यहाँ पर जो चीज़ ऐसी है जिससे आम आदमी को, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हुई है, ये हुई है कि भाई 2 घंटे अगर गाड़ी खड़ी रहेगी और उसके बाद 1500 रुपये मुझे देने होंगे, तो मेरे लिए तो बड़े बात ऐसी रहेगी कि भाई इसलिए क्या उसको लेके करूँ फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को, उसके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो साथ साथ चल रहे हैं धर्मेंद्र जी। जी, ये जायज बात है। देखिए, जहां तक मेट्रो की बात है, मेट्रो में केंद्र और राज्य सरकार की सहमति से जो होता है, इसमें हिस्सेदारी होती है, दोनों को इसमें योगदान करना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस का जो काम है वो राज्य सरकार का है। हाँ, ट्रेन की बात है, ट्रेन में जो है आप सुविधा दें, पैसा घटाएं या जो रियायत देना है, जो आप जिस तरह की बात अपील कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके पास प्लान भी होना चाहिए कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, लोगों को राहत कैसे करें, और लोगों को इससे जो है कैसे इससे जागरूक होकर मेरे सरकार के अपील पे लोग जो है उसको लागू करें। तो ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। जहां तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का है, देखिए ये सब समय लगता है। आप जब देखे होंगे कि 1980s में एक छोटी मारुति कार होती थी और धीरे धीरे उसको समय लगता है, एक डेवलपमेंट का भी प्रोसेस है। तो जैसे अपने यहाँ जो सोलर एनर्जी का था तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो तुरंत हो नहीं रहा है जिस ढंग से आदमी के पॉपुलेशन से ज्यादा गाड़ी का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ये बड़ा चिंताजनक बात है। तो इसमें सरकार को और राज्य सरकार को मिलकर जो है कदम उठाना पड़ेगा, और इसमें जनता का सहयोग भी जरूरी है। हाँ, जैसे इलेक्शन के समय में जिस ढंग से गाड़ी का इस्तेमाल किया गया और उसमें किसी को रोका नहीं गया, इस अपील की बात भी नहीं हुई, क्योंकि वो बीजेपी की सरकार हो या बीजेपी के नेता हो चाहे टीएमसी के नेता हो, सबने इस्तेमाल किया। क्योंकि इस ढंग का है कि किसी को बोल नहीं सकते हैं, उसमें इस ढंग का था कि उसको आप रोक भी नहीं सकते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे इलेक्शन खत्म होने के बाद सरकार को लगता है कि इसी तरह की स्थिति कोरोना समय में भी हुआ था बंगाल में। और कोरोना समय में जब भीड़ में कैंपेन कर रहे थे मोदी जी, तो उस समय भी ये चर्चा हुई थी। तो अभी भी ये चर्चा हो रही है कि भाई इतना जो आप रोड शो कर रहे हैं या इतने नेता जो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर कम होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से कम होना चाहिए। लेकिन चूंकि इस तरह का वो डेमोक्रेसी का उत्सव है, वो किस पे लागू करें किस पे नहीं लागू करें। यदि सरकार अपने पे लागू करती तो हो सकता है विपक्ष नहीं करता। अब विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, विपक्ष उसका अधिकार भी है। तो उस हिसाब से लगा कि इलेक्शन तक इस चीज को निपटा दें, उसके बाद इसको धीरे धीरे अहमियत को जो है तरजीह दिया जाए। क्योंकि ये क्रिटिकल सिचुएशन है। आप खास करके जहां पे जरूरी है, जो सेक्टर जरूरी है जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते, उसमें छूट देना चाहिए। जहां पे जिसके बिना आप रह सकते हैं वहां पे थोड़ी रियायत हो सकती है। जैसे आप डिफेंस, उस समय भी 3-4 सेक्टर जो कोरोना समय में हुआ था, 3-4 सेक्टरों को रियायत दी गई थी। मीडिया भी था, मीडिया वाले को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दूसरे को उस तरह की तरजीह नहीं दी जा रही थी। क्योंकि जो सर्विस इंपॉर्टेंट है देश के लिए, रेल चाहे और भी जो भी है डिफेंस सेक्टर है, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि हमको उसमें सरकार के साथ साथ जनता की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन सरकार को भी इसमें एक अहम रोल लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और आने वाले समय में ये खुद पैदल जाके सिंबॉलिक रूप से दिखाए, देखिए मैं भी पैदल चल रहा हूँ। क्योंकि हर जगह पैदल नहीं जा सकते। जहां पे प्रधानमंत्री अभी ये भी सवाल उठ रहे हैं, आप विदेश जाने से रोका जा रहा है और मोदी जी खुद जा रहे हैं, तो ये भी सवाल उठा जा रहा है। लेकिन धर्मेंद्र जी, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को लेकर रिप्रेजेंट करना होगा तो बंद कर दें। ये भी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि यहाँ पर यह है कि कह देना बहुत आसान है, देश का मुद्दा है जी, कह देना बड़ा आसान है, लेकिन उस पर बहुत सारी चीजें, उसके पक्ष विपक्ष बहुत सारे होते हैं। मैं एक लाइन में कि अब आगे क्या इस संकट से, क्योंकि ये अचानक से आया हुआ एक ऐसा संकट है जो केवल भारत के लिए नहीं है, ये फिर सबको एक बात क्लियर है कि ये पूरे विश्व के सामने है कि क्या है। और ऐसा नहीं है कि ये लंबे वाला है,
ऑप्शन आपने खोले हैं, आपने रसिया के साथ खोला है, ऑस्ट्रेलिया के साथ खोला है, साउथ अफ्रीका के साथ खोला है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके लिए एक समय सीमा है, उसके चक्र को पूरा करने के लिए। प्रमोद गोस्वामी जी आगे क्या, बस इतना एक लाइन में अपनी बात रखिएगा, समय खत्म है जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है वो राष्ट्र हित में है, देश के लिए है, संकट का दौर है, पूरा देश उनके पीछे खड़ा है और खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं, और ऐसे एक नहीं अनेकों अवसर आए हैं कि राष्ट्र ने पूरा साथ दिया है, पूरे मन से खुद परेशानी उठा के दिया है। सवाल सिर्फ ये है कि कोई भी व्यवस्था करें वो समान रूप से लागू हो, और ये मालूम होना चाहिए कि हम भी उस दायरे में शामिल हैं। ऐसा नहीं, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम दायरे से, कोष्टक से बाहर हैं और देश की जनता जो है वो न सोना खरीदे, न यात्रा करे, न पेट्रोल को गाड़ी चलाए। तो चलिए, इस बहाने से प्रमोद गोस्वामी जी बहुत सारा पैसा लोगों पे जुड़ जाएगा, ये तो अच्छी बात है। इसका आप देखिए कि मिश्रा जी, चलिए इस बहाने से ही सही कुछ चीज तो जुड़े। हाँ, एक लाइन में मैं कहूं तो अब आगे क्या जी। प्रधानमंत्री जी की बातों से सहमत हूं, पूरा सहयोग है, मेरी भी अपील है। लेकिन सवाल ये है, लाल बहादुर शास्त्री ने जब नारा दिया तो उन्होंने प्रधानमंत्री निवास में हल चलाया, पहले अपने यहाँ से शुरू किया, खेती शुरू की। तो ये शुरुआत पक्ष विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टियों से होना चाहिए, कारपोरेट से होना चाहिए। 10,000, 15,000, 50,000 रुपए कमाने वाला मिडिल मैन या लोअर मिडिल मैन, आप उससे क्या अपेक्षा करते हैं सर? टैक्स में आप छूट दीजिए, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, दवाइयां हैं, खाने पीने की चीजें। लेकिन यहाँ पर ए.के. मिश्रा जी, जो ताकत है वो ये आम आदमी ही है, और हमेशा आम आदमी के जो कंधे हैं, क्योंकि वो वजन वाले होते हैं तो वजन झेल लेते हैं, बाकी के कंधे तो बड़े कमजोर हैं। राकेश शुक्ला जी, राकेश शुक्ला जी, 90% पैसा 10% भारतीयों के पास है जी। चलिए 90 छोड़ दीजिए, 80% पैसा 20% भारतीयों के पास है। हाँ, उनके कंधों की बात तो बाद में होगी। मैं तो कह रहा हूं कि पहले जो कंधे हैं वो आम आदमी के यूज होते हैं। आप देखिए चुनाव में जरूरत आम आदमी की। ए.के. मिश्रा जी, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, अरे वो तो पार्टियां हैं, वहां से शुरू करिए। आप ए.के. मिश्रा जी एक चीज बताइए, ये जो भीड़ जो वोट डालने की है ये किसकी है? ये सरकार चुनते कौन है? ये वही आम आदमी है जिसके लिए बात कर रहे हैं। राकेश शुक्ला जी, चले मैं आपसे ले रहा हूं। आपको वोट दे दिया। तो जो वो जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो 20% आप कह रहे हैं कि वो करोड़ों रुपए वाले हैं, वो 2-4 वोट वाले ही लोग हैं। तो सारी जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी की है, सरकार चुनने की भी और सरकार हटाने की भी। राकेश शुक्ला जी, राकेश जी। हाँ संजय भाई, यदि हम विकसित राष्ट्र का संकल्प लेके चल रहे हैं और लक्ष्य लेके चल रहे हैं जी, तो ये जो छोटा सा स्पीड ब्रेकर आया है, इसमें देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा धीमा कर लें, जिससे आगे चल के गाड़ी खड़ी ना हो। तो यदि गाड़ी धीमा करने से फिर आगे रफ्तार बढ़ाई जा सकती है, तो मुझे लगता है देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा स्लो करो, बिना झटका लगी स्पीड ब्रेकर पार करो और फिर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा लो। और मैं ये राकेश में एक बात और इसमें बता दीजिए कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये संकट का कोई समाधान नहीं निकल रहा है, समाधान भी इसका निकल रहा है। नहीं, इस ये संकट का वक्ती तौर पे एक अपील है। नहीं, इस संकट का समाधान भारत के हाथ में नहीं है जी। यदि भारत के हाथ में होता तो भारत सरकार की तरफ से इस संकट के पहले जैसे 3 महीने गुजर गए तो आगे के लिए भी समाधान निकाल के चला जाता। लेकिन ये संकट का समाधान भारत के हाथ में नहीं है। इसीलिए जो मिश्रा जी बोल रहे, हम विदेशी निवेशकों को भगा नहीं सकते, स्थानीय निवेशकों पे हम कर का बोझ नहीं ला सकते, क्योंकि इनकी जरूरत हमको इस संकट के बाद फिर पड़ेगी। तो यदि हम विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि अमेरिका, चाइना, रसिया के साथ भारत बराबरी पे खड़ा हो, तो मुझे लगता है इस स्पीड ब्रेकर पे हमको थोड़ा सा अपने जीवन शैली को, अपनी गाड़ी को मध्यम करना होगा, जिससे बिना हिचकोले खाए हम स्पीड ब्रेकर पार करके आगे संकट खत्म होने के बाद फिर उस पर वो गाड़ी सबकी होनी चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ ना। हाँ। मैं भारत के नागरिकों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं सारे नागरिकों की बात, प्रत्येक भारत के नागरिक को अपनी जो तेज रफ्तार की वो जो गाड़ी है उस पर कहीं ना कहीं एक हल्का सा ब्रेक लगाकर उसकी स्पीड को कम करना होगा। ये एक बड़ी चीज है। लेकिन इतना जरूरी है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान ना दे पाए। ये सारी वो चीज है जो हम कर सकते हैं, बशर्ते कि वो समान रूप से लागू की जाए। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था एडिटर व्यू
लोग क्या सोचते हैं किसी भी चीज को लेकर। यहां पर बात यह है कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने कोई अपील की है तो उसके पीछे क्या कारण है, यह भी महत्व रखते हैं, और वास्तव में क्या उस अपील से जो देश है वो आगे बढ़ सकता है, तो उसमें योगदान देने में हर्ज क्या है। क्योंकि यहां पर पहले प्रत्येक भारतवासी वो भारतवासी है और उसके अंदर राष्ट्रवाद भरा हुआ है। यह अलग बात है कि वो फिर यही है कि समान रूप से लागू होना चाहिए। इस एडिटर्स व्यू के खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।